अस्सलामुअलैकुम। सो आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ये बहुत असेंशियल चीज़ है कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, पहले ये समझना है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर नीचे एक सीक्वेंस लिखी हुई है। अगर हम देखें तो द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ 3 और नेक्स्ट टर्म 12 है। अब हमें पता है हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा टू गेट 12। अगर हम ये देखें यहाँ पर तो 12 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा टू गेट 48। 48 को मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा टू गेट 192। अब पॉइंट ये समझना है हमने बेटा इस केस में कि यहाँ पर जो है एक कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो का मतलब ये है कि कॉमन टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है टू गेट नेक्स्ट टर्म, ठीक है। और इसी तरह के सीक्वेंस में जिसमें ये कॉमन रेशियो रूल हो, ठीक है बेटा, यानी एक कांस्टेंट नंबर हो जो मल्टीप्लाई होकर प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा हो, नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो रही हो, ठीक है। इस तरह के सीक्वेंस को आप कहते हो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एंड इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो जो आर से डिनोट होता है, ठीक है बेटा। अब पॉइंट ये समझना है बेटा आप लोग ने कि ये हो गया। अब इसके अंदर स्पेसिफिक टर्म फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं द स्पेसिफिक टर्म फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a टाइम्स r पावर n-1। आपको पता है a क्या है? a जो है आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, तो ये ऐसा ही है ना बेटा। तो a आपकी सीक्वेंस की क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 3 है। तो इस केस में अगर मैं Tn लिखना चाहूँगा, सो माई फर्स्ट टर्म इज़ 3 एंड माई कॉमन रेशियो जो हमें दिखा वो क्या दिखा, 4 दिखा, ठीक है। तो हमने r की जगह क्या रखा, 4 रखा, 4 पावर n-1। सो यहाँ पर बेटा जो nth टर्म फार्मूला है या टर्म फार्मूला है हमारे पास क्या आ रहा है, 3 इंटू 4 पावर n-1, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक बेसिक चीज़ जो है ना हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो चीज़ हमने जहन में रखनी है वो ये रखनी है ज्योमेट्रिक टर्म का जो है बेटा स्पेसिफिक टर्म फार्मूला, ठीक है, या nth टर्म फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, या जर्नल टर्म फार्मूला भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब पॉइंट ये समझना है कि बेटा ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फार्मूला। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोग्रेशन दे देता हूँ 10 20 40 80 160, हमारे पास एक प्रोग्रेशन है और मैंने कहा यार इसका nth टर्म फार्मूला ढूंढ के दो, ठीक है। या मैंने आपको ये कह दिया कि फाइंड T10 यानी 10th टर्म मुझे ढूंढ के दो, इसकी क्या होगी। तो देखो बेटा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बात हमें पता है, जो इन्फॉर्मेशन या जो सवाल हमें दिया गया है उससे हमें पता है कि भाई n की वैल्यू तो 10 है। n की वैल्यू 10 क्यों, क्योंकि बेटा हमें 10th टर्म पूछी है। वेयर एज a की वैल्यू भी 10 है, हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है बेटा, हमारे पास 10 है। वेयर एज अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है। तो कॉमन रेशियो को अगर डिस्कस करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 20 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, 40 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा, यानी कॉमन रेशियो हेयर इज़ 2। सो हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। अब हमने कहा अगर हमें T10 निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a विच इज़ 10 इंटू आर विच इज़ 2 एंड 2 पावर n-1। तो n क्या था हमारा n था 10, तो 10-1, यानी हम यहाँ पे लिखें तो 10 इंटू 2 पावर 9। अब 2 पावर 9 क्या होगा, ठीक है बेटा, तो 2 पावर 3 हमारे पास होता है क्या, अगर हम कहें 8, तो इट्स लाइक 2 पावर 3 8 होता है, ठीक है। तो अगर हम गौर करें तो 8 इंटू 8 इंटू 8 जो है बेटा 2 पावर 9 आएगा। सो 2 पावर 9 जो है हमारे पास 512 आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। सो 512 आया एंड 512 इंटू 10 इज़ 5120। तो देखो बेटा पॉइंट ये समझाना है कि यहाँ पर ये nth टर्म फार्मूला समझाया इसलिए है या बताया इसलिए है कि आप कोई सी भी टर्म इसमें इजीली फाइंड आउट कर पाएँ।
ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक टर्म फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक टर्म फार्मूलाज आपको हर सीक्वेंस या हर तरह के प्रोग्रेशन में सिखाए जाते हैं, ये इसलिए सिखाए जाते हैं कि आप सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उनमें ए की वैल्यू और एक कॉमन रेशियो की वैल्यू पुट करके एक एक जो है nth टर्म फार्मूला डेवलप कर लें, जहाँ पर सिर्फ आप टर्म नंबर इनपुट करें और आपको इसको सॉल्व करने के बाद वो पूरी टर्म आउटपुट मिल जाए कि भाई वो फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है या फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है। सही है। तो ये इसलिए डिज़ाइन होते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने टर्म फार्मूला कर दिया। अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज़ है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखो बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमारे पास क्या है, a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अच्छा अब याद रखना बेटा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये वाली ले लेते हैं 3, 12, 48, 192। ठीक है, हमारी ये है एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 12, 48, 192। अब पॉइंट ये समझना है कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या है, तो डायरेक्टली आप क्या कर लोगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास सीक्वेंस है S3, तो सर 48 प्लस 12 प्लस 3, तो सर 48 प्लस 12 होता है 60, 60 प्लस 3 is 63। सर 63 आना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। मैंने कहा अब इस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो है ना बेटा, फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं कि भाई क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला S3 निकालना है। ठीक है, तो A क्या है हमारे पास, हमारी टर्म के मुताबिक फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, हमारे सीक्वेंस में देखो बेटा ये रहा, ये सीक्वेंस है हमारा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो मैंने 3 डाल दिया A की जगह। एंड फिर क्या आगे अगर हम देखें 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, तो अगर हम देखें तो बेटा हमें दिख रहा है माई कॉमन रेशियो इज़ 4, तो 1 माइनस 4 पावर n क्या है, तो बेटा यहाँ पर एस n, ये देखो बेटा यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वही n की वैल्यू वही सेम आएगी, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी 3, यानी पावर क्या लग जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है 4 आया है। अच्छा अब कमाल की बात ये देखो बेटा 3 इंटू 1 माइनस 4 पावर 3 हमारे पास क्या आता है, सो 4 पावर 3 इज़ 64, तो 1 माइनस 64 इज़ नेगेटिव 63। एंड अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 4 इज़ नेगेटिव 3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा 63 बचा। तो देखो वैसे भी हमें पता चल रहा था 63 आ रहा है, एंड हमने फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख लिया। अच्छा अब यहाँ पर ना 2 डिफरेंट फार्मूलाज पढ़ाए जाते हैं, कभी कभी ये भी लिखवाया जाता है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 भी लिखवाया जाता है। देखो दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है, क्या इसमें r पावर n बाद में आ रहा है, इधर r पावर n पहले आ रहा है, इधर r बाद में आ रहा है 1 के, इधर r 1 से पहले आ रहा है। अच्छा अब ये 2 डिफरेंट फार्मूलाज इसलिए लिखे जाते हैं बिकॉज एक में r की वैल्यू ये कहा जाता है कि अगर 1 से छोटी है तो अप्लाई दिस, और अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अप्लाई दिस। पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पर अगर आप देखो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन माई r कॉमन रेशियो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, तो फिर भी मेरा आंसर वैलिड आया। तो देखो होता क्या है कि पॉइंट ये है कि ये देखो ऊपर की टर्म क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, नीचे वाली भी नेगेटिव आ रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है, जो मैंने लेक्चर्स में भी पूछा था कि अगर मेरी r की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो क्या दोनों फार्मूलाज इस्तेमाल करने से मेरे अलग अलग आंसर आएंगे। तो इसका जवाब जो है बेटा आप लोग ने देना है, सोचना है, ठीक है, बिकॉज मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगा उसके अंदर जब मैं पास्ट पेपर्स करवाऊँगा अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, दोनों लेक्चर्स मैंने दोनों डिस्कस किए, लेकिन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर मैं डिस्कशन करूँगा पास्ट पेपर को, तो तब मैं इसका जो है बेटा एक जिक्र करूँगा कि हमने बेसिकली r की वैल्यू स्मॉलर देन 1 डिस्कस कर ली थी। हमने कहा था भाई 1 से छोटी हो, लेकिन हमने r की वैल्यू नेगेटिव, अभी मैंने आपसे पूछा है कि अगर कॉमन रेशियो आपका नेगेटिव होता है तो क्या दोनों फार्मूला वैलिड वर्क करेंगे या कोई एक फार्मूला जो है ये या ये इनमें से कोई एक फार्मूला वैलिड वर्क करेगा, ये जो है कोई भी बच्चा जो है अब ढूंढ के बताए। ठीक है, ये एक ऐसी वो है कि थोड़ा सा
बच्चों के अंदर सस्पेंस क्रिएट हो, थोड़ा सा बच्चों को समझ आए कि भाई पढ़ाई किस तरह करनी है। थोड़ा सा रिसर्च वर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिकली मुझे जो है आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा माइंड खुले, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम्पल में क्या मिल रहा है, आर की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। क्या आर की वैल्यू कॉमन रेशियो नेगेटिव हो सकता है? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ सीक्वेंस का, और इसी सीक्वेंस पे ना दोनों फॉर्मूलाज लगा के देख लेना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूँ टू, अच्छा एक मिनट इससे लिखते हैं, 2 -8 +32, फिर आगे क्या है, नेगेटिव 1 मिनट, 128 एंड सो ऑन। आपको दिख रहा है ऑल्टरनेटिंग फैशन में, पहले पॉजिटिव आएंगे, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। यहाँ पर कॉमन रेशियो मैं आपको बताऊँ क्या है, -4 है। सही है, -4 से चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस बेटा ये हमारे पास सीक्वेंस जनरेट हो रही है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सम क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या है, S3 क्या है, तो आप क्या निकालोगे? बोलोगे सर 2 -8 +32। तो सर 34 में से 8 माइनस कर दूं तो सर 26 आएगा। सर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 26 आ रहा है। मैंने कहा गुड। अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं भाई। तो पहला वाला लगाते हैं, S3 = A, फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, 1 - R की पावर n, यानी बेटा R क्या है मेरा -4, पावर क्या है हमारे पास बेटा, तो हम बोलेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 - -4। अब इसको अप्लाई करते हैं, देखो बेटा क्या हुआ, 2 × -4 की पावर 3 जो है हमारे पास क्या हो गया, -64 आया, ठीक है। ऑड पावर है, तो हमने कहा बाहर देखो यहाँ पर क्या आया, -64 आया। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 65, ठीक है। और नीचे बात करें तो नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें 1 + 5, क्योंकि -4 देखो बाहर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 + 4 जो कि 5 हो जाएगा। सो 5 1 ज़ा 5, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 13 ज़ा 65, एंड बेटा हमारे पास 2 13 ज़ा 26। सर इससे तो सही आया, यानी सर ये जो आपने पहला बताया इससे तो सही आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, दूसरा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही रिसर्च वर्क चाह रहा था, लेकिन अब कहते कहते मैंने सभी बता ही दिया, तो मैंने कहा इसको मैं भी कंप्लीट ही कर देता हूँ। इधर देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ लिखता हूँ, बस ये पहले कर देता हूँ, -4 की पावर 3 -1 -4 -1, ठीक है। तो वही देखो, -4 की पावर -4 की पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -64 -1, नीचे बात करते हैं -4 -1, तो बेटा -5 हो जाएगा। तो वही चीज़ आ रही है, आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, -65 ओवर -5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 13 ज़ा, और हमारे पास सम इस फॉर्मूले से भी 26 आ रहा है। तो अब समझाने का मकसद ये कि अलग अलग फार्मूलाज आप लोग देखोगे और परेशान भी होगे, लेकिन आप कोई एक फार्मूला जहन में बिठा लो, बल्कि MF19 में भी अवेलेबल होता है, कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करो। मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि बेटा भाई आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो 1 से छोटी हो, उस केस में भी दोनों में सेम आंसर आ रहा है। मैंने आर की वैल्यू नेगेटिव रख के दिखा दिया, तब भी आंसर जो है बेटा दोनों फार्मूला से सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक फार्मूला यूज़ करने के बेटा आदी हो जाओ, ठीक है। अभी इस लेवल पे बस इतना समझना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट की बात ये है कि यहाँ पर जो है हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स को डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बेटा, एक सिनेरियो, और यहाँ से एक एग्ज़ाम्पल जो है मुझे देनी है, एंड यहाँ से जो है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि बेटा असल में ये एग्ज़ाम्पल के बिना जो है ना, आपको कुछ सवालात ऐसे हैं जो शायद एग्ज़ाम में आप फेस करो, बट आपको समझ ही नहीं आया कि यार ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पर एक सवाल लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पर सवाल क्या है, अ न्यू स्मार्टफोन a new smartphone cost rupees 80,000 at the end of each year
at the end of each year its value its value decreases its value decreases by its value decreases by 15% of its value from the previous year. ठीक है, गिव मी अ मिनट बेटा, एक मिनट, मैं अभी आगे सॉल्व करवाता हूँ इसको, एक मिनट दो बच्चों। ओके सॉरी बच्चों, तो बीच में मुझे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ गई थी। तो बेटा ये सवाल है, और मैंने ये सवाल इसलिए रखा है ताकि हम इस बात को समझें कि बेसिकली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल कैसे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जहन में रखना कि अगर जब तक वो खुद मेंशन ना कर दे, लेकिन अगर आपको कोई परसेंटेज गिवन हो, देखो क्या कह रहा है, हर ईयर प्राइस जो है डिक्रीज़ हो रही है बाय 15%। ठीक है, तो सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे है? एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले बेसिक दिमाग जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वो लेवल में सीखा था वो लगाते हैं। भाई ये परसेंटेज है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। भाई 80,000 हमारी बेटा पहली प्राइस है जो हमें कोट कर दी गई है, 80,000 रुपीज़, और हमें ये बताया गया है कि बेसिकली इस पे 15% डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इस पे 15% डिक्रीज़ हो रहा है सो दिस इज़ माई 100%। इस पर मैं 15% क्या कर दूंगा, डिक्रीज़ कर दूंगा। 15% जब मैंने इस पर डिक्रीज़ किया तो ये क्या हो गया, 85% हो गया। और मुझे पता लगाना है भाई वो ओरिजिनली कैसे दिखती है। परसेंटेज में तो 85% है वैल्यू, लेकिन एक्स लिख कर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ओरिजिनली कितना दिखती है वो पता लगाना है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन वैल्यू को, तो 100x इक्वल्स टू 80,000 इंटू 85, एंड x से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अगर हम देखें तो 85/100 इंटू 80,000 हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि सर 0.85 इंटू 80,000 हुआ। अभी सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं भाई, ओ लेवल में तो इतना डिटेल में जाके नहीं देखा था कि भाई 85/100 हुआ तो 0.85 लिख दिया, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये आया 68,000, यानी पहले साल जब प्राइस कम हुई तो 68,000 हो गई। यानी अगर मैं कहूँ तो ईयर 2 में ये प्राइस थी, और अगर मैं बात करूँ तो दिस प्राइस वाज इन ईयर 1। ठीक है, ऐसा ही है। तो ईयर 1 में ये प्राइस थी, ईयर 2 में ये हो गई। अब मैंने कहा ईयर 3 में कितनी होगी, तो फिर हमने कहा ईयर 3 में ईयर 2 की प्राइस पे क्या हुआ होगा, 15% डिस्काउंट मिला होगा। 15%, सॉरी डिस्काउंट नहीं, 15% वैल्यू कम हुई होगी। तो बेटा एक परसेंटेज है, एक ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, फिर आते हैं तो नाउ अवर ओरिजिनल वैल्यू इज़ 68,000, क्योंकि अब हम ईयर 2 की वैल्यू पे 15% डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो नाउ अवर कंपैरिजन, अवर स्टैंडर्ड इज़ दिस। तो 68,000 हमारे लिए क्या है, 100%, इसमें 15% डिस्काउंट ले रहे हैं, तो अब क्या आ रहा है, 85% इज़ रिमेनिंग। और अब 85% कितना है, हमने उसको x लिख दिया। फिर से हमने सॉल्व किया तो वही इक्वेशन बनी, 100x इक्वल्स टू 68,000 इंटू 85। ठीक है, एंड यहाँ पर x से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, 85/100 इंटू 68,000। और यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि भाई ये फिर 0.85 इंटू 68,000 हो रहा है। तो 0.85 इंटू 68,000 जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 57,800 रुपीज़। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहली प्राइस क्या थी, 80,000 थी। फिर अगली प्राइस क्या आई, दिस वाज प्राइस फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, अगली प्राइस क्या आई हमारे पास, अगली प्राइस आई 68,000। उसके बाद अगली प्राइस क्या आई हमारे पास, हमने कहा सर अगली प्राइस आई हमारे पास क्या बोलते हैं, अभी ऊपर अपने लिखी हुई है 57,800। ऐसा ही है ना। अब पॉइंट की बात ये कि खुद अंदाज़ा हुआ कि सर ये तो 0.85 से मल्टीप्लाई किया। अभी ये देखो यही फील हुआ ना कि सर जब 80,000 को 0.85 से मल्टीप्लाई किया तो 68,000 आया। मैंने कहा गुड। 68,000 को भी जब 0.85 से मल्टीप्लाई किया तो 57,800 आया। अब कमाल की बात ये कि अगर मैं कहता हूँ बताओ एयर 4 में कितनी प्राइस हो जाएगी, तो तुम क्या बोलोगे, सर सिंपल सी बात है 0.85 से अब मल्टीप्लाई कर दो, 15% पर कम ऐसे ही हो रहा है। तो 57,800 से अगर मैंने 0.85 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया
49,130। तो अब मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा जब कभी भी सवाल में परसेंटेज आ जाए तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। वाई ज्योमेट्रिक? बिकॉज प्रीवियस टर्म से एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सही है। और सर फिर हम, अगर ये ज्योमेट्रिक है तो हम आर की वैल्यू कैसे निकालें? ठीक है। अब देखो, अगर ये अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये एयर 4 में कितनी वैल्यू हो जाएगी 15% डिक्रीज होने के बाद, मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा कर भी निकाल सकता था। कैसे? मैं कहता, देखो अगर देखो आर की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, 15% डिक्रीज हो रहा था तो आर की वैल्यू निकालने का तरीका ये कि आप क्या करोगे, 1 माइनस 15% डिक्रीज हो रहा था तो 15/100। रूल क्या है कि भाई जब कभी भी वो कहे कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब ईयर बाय ईयर, हर ईयर की वैल्यू पे 15% डिक्रीमेंट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वन कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यों आएगा? बिकॉज डिक्रीज का वर्ड इस्तेमाल हुआ। किसका वर्ड इस्तेमाल हुआ? डिक्रीज का। एंड कितना परसेंट? 15%। तो 15/100 कर दिया। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपका देखो कॉमन रेशियो 0.85 ही आ जाएगा, जो कि हमने इतनी बड़ी ज़्यादा डेप्थ में जाके मेथडोलॉजी से सीखा। अच्छा, अब पॉइंट ये समझना है कि बेटा ये आर जो है तुम लोग सवाल देखकर, ये इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आर तुम लोग सवाल देखकर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस 15/100। अगर 15% इंक्रीज़ लिखा होता तो आप क्या करते, 1 प्लस 15/100, जो कि 1.15 आ जाता। सही है। तो पॉइंट की बात ये कि कॉमन रेशियो ऐसे ढूंढ लोगे जब कभी भी सवाल आए। मैंने ये पहले प्रूव करके दिखाया कि बेटा ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अब पॉइंट ये समझना है बेटा कि कॉमन रेशियो आ गया, आपकी प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है, 80,000 है, आपको दिख रहा है, एयर 1। अब मैं बोलता हूँ यार एयर 4 का बताओ, यानी टर्म 4 चाहिए तुम्हें, जो कि मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन अब मैं प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा कर करवाना चाह रहा हूँ। तो टर्म 4 निकालनी, तो मैंने कहा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है ए विच इज़ 80,000 इंटू आर विच इज़ 0.85 की पावर n-1, 4 - 1 यानी 3। अब कैलकुलेटर में डालो एंड ये करके देख लो बेटा, 80,000 इंटू 0.85 की पावर हमारे पास 3 जो है वो आ रही है डायरेक्टली 49,130 रुपीज़। सो समझाने का मेरा मकसद ये है कि बेटा जब कभी भी आप इस तरह के परसेंटेज वाले सवाल देखें, परसेंटेज वाले सवाल देखें, तो बेटा आपको जहन में आ जाना चाहिए कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करेंगे। एंड परसेंटेज वाले सवाल में आर कैसे, कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, तो सिंपल ट्रिक ये कि अगर डिक्रीज़ का वर्ड लिखा है तो 1 माइनस आ जाएगा, अगर इंक्रीज़ का वर्ड लिखा है तो 1 प्लस, और फिर क्या आएगा, जो परसेंटेज गिवन है उसको डिवाइड बाय 100 करके लिख देंगे आप। अब अगर यहाँ डिक्रीज़ था 15% तो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस 15/100। तो इस तरह आप कॉमन रेशियो इवेल्युएट कर पाएंगे। तो बच्चों इसके आज की क्लास में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, बस सम टू इन्फिनिटी। तो सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।